आज से मैं नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। जो मैंने बोला था, जैसे शॉर्ट्स में बताया था मैंने कि हम लोग रिएक्ट नेटिव को 3 से 4 दिन में सीख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वो जो मेरा कहने का मतलब ये था कि 3 से 4 दिन मतलब हम स्टेप बाय स्टेप तोड़ेंगे और 30-30 मिनट 40-40 मिनट के और मैक्स 20 मिनट्स की वीडियो बनाएंगे और उनको 5 से 10 वीडियो बनाएंगे और उनमें हम सारी चीज़ें कवर करेंगे जो एक कंप्लीट रिएक्ट नेटिव ऐप बनाने के लिए चाहिए होता है, वो भी इजी स्टेप्स के साथ। मैं कोई एक 3 से 4 घंटे का वीडियो नहीं बनाना चाहता जिसमें आपको टफ हो जाता है, क्योंकि अगर आप 3 घंटे बैठोगे तो वो आपके लिए भी एक स्टेबिलिटी नहीं रहती, आप बैठ नहीं पाते हो और वो चीज़ फिर कोड लिखना देख देख के वो सारा चीज़ें टफ। इसलिए मैं क्या करूँगा, स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ जो मेरा तरीका है। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट स्क्रीन से लेके लास्ट स्क्रीन तक ऐप, कोई भी एक ऐप उठा लेंगे या फिर बिना ऐप के मैं सिर्फ डायरेक्टली कंपोनेंट वाइज सिखाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो ये मैंने क्या कर रखा था, पहले से एक बेसिक ऐप फिर से बना रखा है और मैंने यूडमी वाला जो हम लोग क्लोन बना रहे हैं उसके अंदर मैंने बताया था कि रिएक्ट नेविगेशन का सेटअप वगैरह कैसे करते हैं। इसमें भी एक बार मैं फिर से बता दूंगा, बट मैं फ़ाइल वो कॉपी करने वाला हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम सेव होगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट फिर से मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें 4 से 5 लाइब्रेरी डालनी रहती हैं। ठीक है, तो वो मैं डाल लेता हूँ फ़िलहाल इस वीडियो में, जिससे कुछ लोग अगर नए लोग देखते हैं तो उनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। बाकी जो ऐप राउटर बनाऊंगा उसको कॉपी कर लूँगा मैं, बट वो लाइब्रेरी डालकर। ठीक है, तो मैंने क्या करा है कि ये एक रिएक्ट नेटिव इनिट प्रोजेक्ट नेम जो भी रखना है वैसे करके मैंने ये प्रोजेक्ट एक डेमो प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। ठीक है, उसके बाद अब से यहाँ से स्टार्ट होती है अपनी स्टोरी। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मुझे लाइब्रेरी चाहिए होगी और सबसे जो लाइब्रेरी है सबसे पहली है वो रिएक्ट नेविगेशन की है, क्योंकि हमें रिएक्ट नेविगेशन चाहिए होगा। जब भी हमें मल्टीपल स्क्रीन्स का ऐप बनाना है तो रिएक्ट नेविगेशन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो रिएक्ट नेविगेशन नेटिव करके लाइब्रेरी है, मैं ये इंस्टॉल कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे, तब तक आपको बता देता हूँ कहाँ से उठानी है अगर आपको डायरेक्टली उठानी है तो। ठीक है, तो रिएक्ट नेविगेशन, ठीक है, रिएक्ट नेविगेशन डालेंगे। यहाँ पे इसकी जो साइट है, इनकी ऑफिशियल साइट है react navigation.org। ठीक है, यहाँ पे हमें इसके डॉक्स में जाके डायरेक्टली गेट स्टार्टेड है ऑलरेडी, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे यहाँ पे और ये देखो मैंने अभी इंस्टॉल करी है, रिएक्ट npm इंस्टॉल है। अगर आप npm से करना चाहते हो तो npm, अगर आपने npm की हेल्प से यार्न कर रखा है तो देखो यार्न वालों ने दे रखा है यार्न ये करके। ठीक है, तो जो भी आपकी चॉइस है वो सेटअप के ऊपर है, जो भी सेटअप कर रखा है उसके बेस पे आप कर सकते हो। ठीक है, मैंने ये तो कर ली है, पर इसके साथ हमेशा हमें 2-3 लाइब्रेरी और इंस्टॉल करनी पड़ती है, सपोर्ट लाइब्रेरी चाहिए। जब भी हम रिएक्ट नेविगेशन यूज़ करते हैं तो हमें ये रिएक्ट नेटिव स्क्रीन्स मतलब मल्टीपल स्क्रीन्स हम करेंगे तो इसलिए स्क्रीन्स ज़रूरी है। ठीक है, ये सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट है जो हमें रिएक्ट नेविगेशन जो हम रहेगा एक फ्रेम रहेगा उसको सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ बचाए। तो बेसिकली अगर हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ ना जाने तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका सिर्फ यूज एज ए सपोर्ट लाइब्रेरी है। ठीक है, तो हम वो यहाँ से npm इंस्टॉल या यार्न, मैं यहाँ यार्न की तरह से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं फिर से यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और ये दोनों इंस्टॉल होंगी। तब तक हम देख लेते हैं जो मैंने आपको बताया था कि रिएक्ट नेविगेशन स्टैक, क्योंकि हमें एक स्क्रीन्स का स्टैक क्रिएट करना रहता है जो मैं ऐप नेविगेटर के अंदर बताऊंगा। तो वो जो स्टैक बनाते हैं वो हमें जब काम आता है जब हम मल्टीपल स्क्रीन्स डालते हैं। ठीक है, मल्टीपल स्क्रीन्स डालते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखते हैं नेविगेटर्स। देखो ये चीज़ तो हम बनाते ही हैं, ये चीज़ बनाते हैं हम, नेविगेशन लेते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ के करने के लिए हमें स्टैक की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे मैं फिर से डाल देता हूँ, इससे थोड़ा टाइम बचेगा। रिएक्ट नेविगेशन स्टैक। ठीक है, ये स्टैक नेविगेशन खोल देगा, ये साइट सेम ही है बस पेज चेंज करना रहता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा ये रही लाइब्रेरी। ठीक है, मैं यार्न वाली कॉपी कर लेता हूँ और यार्न वाली कॉपी करेंगे। अब देखो जब हम स्टैक डालते हैं ना, जब हम स्टैक वाली लाइब्रेरी डालते हैं तो हमें रिएक्ट नेटिव गेस्चर हैंडलर डालना पड़ता है। इसलिए मैंने लास्ट वीडियो यूडमी वाले क्लोन जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि स्टैक डालते हैं तो साथ में मैं अलग से मैंने ये इंस्टॉल भी की थी। ठीक है, तो ये वाली पहले डाल के हम यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं, पेस्ट कर दे रहे हैं और रिएक्ट नेविगेशन गेस्चर हैंडलर ये भी यानी कि मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है,
ओके, तो बेसिकली ये तो सेटअप हो गया हमारा किस चीज़ का, नेविगेशन का। ठीक है, नेविगेशन का पूरा सेटअप हो गया हमारा। अब हमें जो भी लाइब्रेरी आगे बनानी रहेंगी, वो लाइब्रेरी हमें जब बनानी रहेंगी या इंस्टॉल करनी रहेंगी, लाइब्रेरी बनानी नहीं, इंस्टॉल करनी रहेंगी, वो जब हम इंस्टॉल करेंगे जो भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। बट ये लाइब्रेरी बेसिक लाइब्रेरी हैं जो हमें हर एक सिंगल ऐप के अंदर डालनी पड़ेगी जिसके अंदर मल्टीपल स्क्रीन्स हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल हम चलते हैं इसके अपने कोड पे, और यहाँ मैंने एंड्रॉयड का एमुलेटर खोल रखा है। ठीक है, तो मैं बेसिकली अपने इस पिंटो को कर देता हूँ इधर, और मैं सबसे पहले मैं यहाँ से रन करता हूँ। तो मैं यहाँ से मैं रिएक्ट नेटिव रन करने का तरीका वही है, रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉयड। अगर एंड्रॉयड करोगे तो एंड्रॉयड, और iOS करोगे रन iOS तो iOS। ठीक है, मेरा यहाँ से जो टर्मिनल से है वो एंड्रॉयड का सेटअप हो रखा है, और मैं iOS को एक्सकोड से रन करता हूँ, तो वो अपना अपना सेटअप है। ठीक है, तो ये रन होने में आई थिंक थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखते कितना टाइम लगता है, तब तक हम और सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं प्रोजेक्ट के अंदर मैंने एक प्रोजेक्ट बना रखा है लर्न रिएक्ट नेटिव नाम का। मैं इसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाता हूँ SRC, जो बेसिकली हम हमेशा हर प्रोजेक्ट के अंदर बनाते हैं। SRC के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं। ये सोर्स है जिसमें हम इमेजेस भी डाल सकते हैं, डिज़ाइन वाली UIs की जो स्क्रीन है वो डाल सकते हैं, कॉमन कंपोनेंट्स बनाते हैं, जैसे हम हेडर बना रहे हैं, फुटर बना रहे हैं, बटन बना रहे हैं, कुछ अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं, डायलॉग्स वगैरह, वो हम कॉमन कंपोनेंट डाल सकते हैं, तो इस सोर्स के अंदर ही डालेंगे। ठीक है, तो ये जो बता रहा हूँ मैं एज ए लाइक उसके लिए बता रहा हूँ जो बिल्कुल बिगिनर है। बाकी कुछ लोग बिगिनर नहीं होंगे, जिन्होंने पहले काम किया है, उनको समझ में आ रहा होगा ये चीज़ कि सोर्स हम क्यों बनाते हैं। ये एक ऐसा ज़रूरी नहीं कि सोर्स ही नाम रखें, हम कुछ भी नाम रख सकते हैं इसका, बट अपनी एक नॉलेज के लिए, एक ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर जाने के लिए जो सब लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस, तो उसके लिए हम इसका SRC ही डालते हैं। ठीक है, तो फोल्डर बन गया है SRC। इसके अंदर सबसे पहली जो फाइल रहती है वो होती है ऐप navigator.js। ठीक है भाई, अब ये फाइल क्या है, ऐप navigator.js, इसका क्या काम है यही वो रूट है, यही वो राउटर है जहाँ से हम हर ऐप में जाने के लिए स्क्रीन्स के नेम को इंपोर्ट करेंगे नेविगेशन की हेल्प से, रिएक्ट नेविगेशन नेटिव और रिएक्ट नेविगेशन स्टैक के हेल्प से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं हम, पहले तो मैं इसका कोड इंपोर्ट करूँ, क्योंकि इसको लिखने में जो टाइम जाता है वो हर ऐप के लिए जाना ही रहता, तो मैं एक फ़ाइल दे दूँगा। ठीक है, वो फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली कोड इसमें देख के एक बार लिख लोगे, उसको यूज़ करते रहना बार बार। ठीक है, तो मैंने यूडमी क्लोन हम बना रहे हैं, उसके अंदर भी हमने सेम SRC फोल्डर बनाया है। मैं ये फाइल उठा के, या फिर डायरेक्टली मैं इसका कोड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, बस इतना सा कोड है, ये मैंने उठाया। ये फाइल क्या है ना कि देखो, अगर मैं ये कोड अगर हर बार लिखूँगा तो हर बार मैं सेम वीडियो में सेम ही चीज़ बता पाऊँगा। ठीक है, तो ये टाइम थोड़ा सा सेव कर लेते हैं। अब देखो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ से सब ये बंद कर देता हूँ, फिलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मैं, और इसको ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमने रिएक्ट नेविगेशन नेटिव किया था। ये क्या करता है, ये एक नेविगेशन स्टैक को कंटेनर देता है, आउटसाइड बॉडी। ठीक है, ये स्टैक दे दिया नेविगेशन कंटेनर, जो इसने नेविगेशन कंटेनर यहाँ दे दिया। ठीक है, अब भाई आते हैं स्टैक पे। ये क्या करता है, एक स्टैक नेविगेटर बनाता है, मतलब एक स्टैक बनाता है। एक स्टैक में क्या होता है कि हम एक के ऊपर न्यू डेटा एंटर करते हैं। तो ये कोडिंग फॉर्म में अगर आप समझो तो एक के ऊपर एक नया डेटा होता है, ये स्टैक बन गया। स्टैक का मतलब क्या है, गड्डी। ठीक है, तो वो गड्डी मान सकते हो आप, तो ये एक तरीके से गड्डी है। ठीक है, जिसमें ये वाली जो स्क्रीन होती है, ठीक है, ये पहली स्क्रीन जो होती है वो कॉल होती है फर्स्ट टाइम। इसको एक तरीके से स्टैक का मतलब क्या है, सबसे पहले आप जो स्टैक बनाओ, गड्डी बनाओगे, तो सबसे ऊपर से जो उठाओगे वो पहला ही तो होगा। ठीक है, तो वो पहला जब सबसे ऊपर होगा वही उठेगा, तो इसमें भी यही चीज़ है, सबसे ऊपर है ये पहला यही उठता है। ठीक है, बेसिक तरीका है ये एक तरीके से। बाकी और भी बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं, बट ये मतलब मैं अपनी तरीके से समझता हूँ। ठीक है, अब मैंने नेविगेटर बना लिया, स्टैक नेविगेटर, ये जो क्रिएट नेविगेटर था इससे मैंने स्टैक बना लिया। स्टैक के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक आता है नेविगेटर, दूसरा आता है स्क्रीन।
तो ये नेविगेटर बन गया, ये कंटेनर हो गया, बेसिक कंटेनर स्टैक का, ठीक है। ये स्टैक बन गया, ये स्टैक है एक तरीके से, ये पूरा स्टैक है, ठीक है। इसके अंदर स्क्रीन्स के आइटम मैंने डाल रखे हैं, एक स्क्रीन, दो स्क्रीन, ये स्टैक के अंदर ऐड होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो नाम है कंपोनेंट नेम, ये वो चीज़ है जो हमने क्लास में नाम, उस पर्टिकुलर क्लास का नाम रखा है। और ये जो नाम है, जब हम नेविगेशन डॉट नेविगेट यूज़ करेंगे उसके अंदर हमें ये नाम डालना रहता है। ये यहाँ पे जो नाम डालोगे आप वही वहाँ पे डालना रहेगा। अगर आप यहाँ पे कुछ भी डाल देते हो और वहाँ स्पेलिंग मिस्टेक रहती है तो एरर देगा और नेविगेट नहीं होगा, ठीक है। इतनी चीज़ आप समझ गए। अब ऐप नेविगेटर हमने बना लिया। इसमें जो दो क्लासें मैंने ली हैं, स्प्लैश और मैन, ठीक है। फिलहाल मैं मैन हटा देता हूँ क्योंकि आज मैन पे काम नहीं करेंगे, हम लॉगिन और साइन अप पे काम करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो स्प्लैश स्क्रीन बनानी, तो हम एक सोर्स के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं स्क्रीन्स, ठीक है। इस स्क्रीन के अंदर मैं सबसे पहले बनाता हूँ स्प्लैश, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर रखी है। और सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बॉयलर प्लेट के लिए रिएक्ट नेटिव और रिएक्ट JS और ES6 इन सब के बॉयलर प्लेट के लिए यहाँ पे हम एक्सटेंशन डाल सकते हैं VS कोड में। अगर आप VS कोड पे काम किया है तो वहाँ से जाके कर लोगे तो क्या होगा, रिएक्ट नेटिव का ये बॉयलर प्लेट आ जाएगी, ठीक है। बॉयलर प्लेट क्या होता है, जब भी मैं एक प्री डिफाइंड कोड होता है, एक पीस ऑफ कोड हो गया एक प्री डिफाइंड, जो हमेशा आपको यूज़ करना रहता है, एक बेसिक कोड। तो वो जब आप शॉर्टकट में जब भी डालोगे RNF ही डालते हैं तो रिएक्ट नेटिव का आता है। RCFE डालोगे तो ये जो फंक्शन कॉल हो रहा है बेसिकली ये देखो डिव के साथ हो रहा है, डिव मतलब रिएक्ट के अंदर, तो ये रिएक्ट का बॉयलर है, ठीक है। तो ऐसे करके हम कर लेते हैं। यहाँ व्यू आ रहा है और टेक्स्ट आ रहा है, मतलब ये रिएक्ट नेटिव के लिए है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, स्प्लैश बना लिया भाई, ठीक है। और मेरा ऐप देखते हैं रन हुआ कि नहीं, क्या दिक्कत आई, कहाँ गया, ऐप में आई है कोई दिक्कत, एक्सेप्शन SDK लोकेशन, ओके भाई, ठीक है। SDK लोकेशन क्या है कि जब भी हम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो रिएक्ट नेटिव के अंदर लोकल डॉट प्रॉपर्टीज़ की फाइल होती है क्योंकि हम SDK जो हमने सेट करा है वो एंड्रॉयड स्टूडियो के हिसाब से सेट है। अब उस प्रोजेक्ट के अंदर वो लोकेशन तो मिलेगी नहीं क्योंकि वो डायनेमिक है, अब वो नहीं मिलती कभी कभी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं यूडीमी का क्लोन मैंने बनाया था, इसके अंदर एंड्रॉयड डॉट देखना यहाँ पे ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज़, इसके अंदर नहीं, मैं कभी कभी दिक्कत आती है, वैसे ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, कोई और प्रोजेक्ट उठा लेता हूँ और उस प्रोजेक्ट के अंदर एंड्रॉयड में जाके, एंड्रॉयड कहाँ है, एंड्रॉयड देखो यहाँ पे एक लोकल डॉट प्रॉपर्टीज़ है कहीं, ये रहा, ये उठा के मैं पेस्ट करूँगा डायरेक्टली अपने वाले फोल्डर जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है लर्न रिएक्ट नेटिव, और इसके अंदर एंड्रॉयड के अंदर। अब जब ये दिक्कत जब ही आएगी जब आप एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट रन कर रहे हो। अगर आप iOS का रन कर रहे हो तो ये दिक्कत नहीं आई क्योंकि उसमें SDK एंड्रॉयड SDK की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये, अब मैंने जो यूडमी क्लोन बनाया था वो मैंने iOS पर रन किया था, इसलिए उसमें अभी तक नहीं मांगा है। जब मैं एंड्रॉयड पर करूँगा तो ये दिक्कत आएगी, ठीक है। तो फिलहाल मैंने ये कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कैंसिल करके दोबारा से रन कर लेते हैं, जल्दी से रन हो जाए भाई, तो थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा और हमें थोड़ी सी यार और कुछ देखने को थोड़ा सा मिल जाए। रिएक्ट ने भैया स्प्लैश बन गया। स्प्लैश का सबसे बेसिक रूल है कि जब भी हम स्प्लैश बनाते हैं हमें टाइम आउट लगाना पड़ता है, क्योंकि हमें कुछ टाइम के बाद, कुछ ऑटो डिले के बाद हमें दूसरी स्क्रीन पे जाना रहता है। बेसिक आप इतने सारे ऐप देखते हो, फेसबुक, गूगल, तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ टाइम डिले के बाद हमें मेन स्क्रीन, फर्स्ट जो इंट्रो स्क्रीन होती है इसमें उनका लोगो लगा रहता है, उसके बाद हमें कुछ एक पर्टिकुलर स्क्रीन पे लेके जाते हैं, चाहे वो लॉगिन हो, साइन अप हो, या फिर आपने लॉगिन साइन ऑलरेडी कर रखा है तो वो हमें मेन स्क्रीन पे लेके जाते हैं। वो दो तरीके से हो सकता है, एक तो हमारा लोकली हम एक टाइम लगा दे रहे हैं जिसमें ढलकर 3 सेकंड बाद जाएगा, या फिर हम सर्वर के बेस पे लगा सकते हैं जिसमें API हिट करते हैं और वो जब से जैसे ही सर्विस से API हिट होने का रिस्पॉन्स मिलता है उसके बाद वो मेन स्क्रीन पे भेज देते हैं। दो तरीके से हो सकता है, या फिर लोकल के बेस पे कर सकते हैं जैसे हम कर रहे हैं। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हमें एक, क्योंकि हम फंक्शनल कंपोनेंट यूज कर रहे हैं तो हमें यूज इफेक्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है। जब भी हम इस स्क्रीन पे आएँ, स्प्लैश खुले, तो हमें एक डिफ़ॉल्ट में कोई तो मेथड चाहिए होगा जो डिफ़ॉल्ट में कॉल हो हमेशा जब भी हम इस स्क्रीन पे आएँ, तो वो यही है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर सेट टाइम आउट करूँगा। ये चीज़ आप थोड़ा सा क्या है कि हमेशा मेमोराइज़ करने की चीज़ों को कोशिश करो, क्योंकि कोड लिखोगे तो वो हमेशा फिर याद आने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या अभी 3 सेकंड में लेता हूँ हमेशा, ठीक है। और सबसे पहले अब अगर नेविगेशन यूज़ कर रहे हैं तो मैं क्या करता हूँ, बेसिकली आप लोग क्या करते हैं एज ए प्रॉप वाला नेविगेशन यूज़ करते हैं,
बट मैं नेविगेशन कॉन्स्ट बना के और इसको यूज नेविगेशन वाला जो हुक है रिएक्ट नेविगेशन का हुक यूज नेविगेशन मैं वो यूज करता हूँ। ठीक है, तो नेविगेशन डॉट नेविगेट ये मेथड है। नेविगेट जो नेविगेशन ये एक हुक है यूज नेविगेशन का, एक इंस्टेंस बनानी है नेविगेशन, इसका ये मेथड है नेविगेट। ये क्या करता है कि ये एक क्लास नेम लेता है, ठीक है, और ये रिडायरेक्ट कर देता है उस क्लास नेम पे या उस स्क्रीन पे, स्क्रीन नेम लेता है और उसको हमें रिडायरेक्ट कर देता है वहाँ पे। तो हमने जो बनाया है वो अभी तो हमने दूसरा कुछ बनाया नहीं, हम लॉगिन बनाएंगे। ठीक है, लॉगिन बनाएंगे हम। तो फिलहाल अभी लॉगिन नहीं है तो मैं लॉगिन का एक अलग से क्लास बना लेता हूँ। और देखो यहाँ स्प्लैश स्क्रीन बनाई। स्प्लैश स्क्रीन को क्या है बेसिकली तो बहुत टाइप से बना सकते हैं। अगर हम नॉर्मल बना रहे हैं तो नॉर्मल स्क्रीन हम टेक्स्ट डाल सकते हैं, जैसे मैंने अभी डाला देखो टेक्स्ट स्प्लैश करके। ठीक है, और इसको सेंटर में, क्योंकि स्प्लैश स्क्रीन का देखा जब भी आप लोगो देखोगे किसी का, कोई भी लोगो देखोगे तो वो सेंटर में रहता है। कोई तभी अभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि पूरा स्क्रीन खाली है और लोगो कहीं कॉर्नर में है, लेफ़्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर कहीं पे ऐसे सेंटर में रहता है। चाहे फेसबुक ले लो, व्हाट्सअप ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, सबका सेंटर। तो इसलिए हम क्या करते हैं जब भी एक स्प्लैश स्क्रीन बना रहे हैं, पहले रन हुआ कि नहीं अभी तक टाइम ले रहा है बहुत। ठीक है, तो जब भी हम स्प्लैश स्क्रीन बना रहे हैं सबसे पहले हमें यही कोड लिखना है। अब इस कोड को आप हमेशा याद रख सकते हो, सेव करके रख सकते हो, तो टाइम सेव होता है। क्योंकि मैं एक बार ही करना, कुछ ऐसा कोई पर्टिकुलर बहुत बड़ा कोड नहीं है ये जो बार बार लिखोगे तो बहुत बड़े कोडर बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं भी यूज़ करता हूँ इसको। तो बेसिकली क्या है कि ये एक तरीके से बन जाएगा जहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन मैं इसको लिख लेता हूँ। ऐप का नाम क्या है, लर्न रिएक्ट नेटिव। ठीक है, मैं इस तरीके से एक लोगो बना रहा हूँ। ओके, अगर ऐप चल जाए तो बेटर है। जल्दी क्या दिक्कत आ रही है भाई? SDK यूज़र सिंक, इसको पहले बंद कर दो एक बार यार। यही दिक्कत होती है इमुलेटर यूज़ करने पे। अगर नहीं हुआ रन तो मैं iOS पर रन करके दिखाऊंगा आपको, क्योंकि इस पे लोकेशन का थोड़ा सा SDK लोकेशन क्या दिक्कत आ रही है। प्लेटफॉर्म रिवर्स ADB रिवर्स सर्वर यूजिंग गौरव लाइब्रेरी SDK प्लेटफॉर्म टूल्स ADB फेल टू स्टार्ट ऐप प्लेटफॉर्म। अच्छा, कुछ इसके अंदर कुछ मेमोरी का दिक्कत है जिस वजह से ये रन ऑल डिवाइसेस पे रन नहीं हो रहा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ इसका भी एमुलेटर बंद कर देता हूँ क्योंकि वीडियो में इतना टाइम नहीं है। हाँ, मैं क्या करता हूँ iOS का रन कर लेता हूँ। ठीक है, बेसिकली मैं इस डायरेक्टली यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ फोर्स क्विट करके। और जो मेरा कोड है ये वाला, तो सबसे पहले क्या, जब भी iOS रन करना है भाई तो सबसे पहली चीज़ हमें करनी रहती है कि जो भी हमने लाइब्रेरीज डाली हैं उन सब लाइब्रेरीज़ को iOS में भी तो यूज़ करना है। अगर iOS रन करना है तो उसके लिए है क्या करना पड़ेगा, हम प्रोजेक्ट के पाथ पे जाके हमें सबसे पहले उसके iOS फोल्डर के अंदर जाना है और वहाँ जाके पॉड इंस्टॉल। अब पॉड इंस्टॉल का क्या गेम है भाई, पॉड इंस्टॉल क्या करता है, जितनी भी लाइब्रेरी आपने पैकेज.json इसके अंदर जो डाल रखी, जो भी लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल की थी ना, नेविगेशन की थी, स्टैक वाली, नेटिव वाली, गेस्चर हैंडलर वगैरह वगैरह, तो ये लाइब्रेरी सारी इंस्टॉल की वो ऑटोमेटिकली एंड्रॉयड में तो पहुंच गई हैं नोड मॉड्यूल्स के ज़रिए, बट वो लाइब्रेरीज iOS में नहीं गई हैं। वो डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड में जाती हैं बट iOS में नहीं गई। तो iOS में क्या करना पड़ेगा, हमें iOS के फोल्डर पर जाके पॉड मतलब एक है लाइब्रेरी, पॉड इंस्टॉल के अंदर क्या करेगा, जितने भी लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल करें उन सबके रेफरेंसेस पॉड फाइल के अंदर बन जाते हैं। तो ये बेसिकली में iOS के लिए करना पड़ता है। ठीक है, अब इसको मैंने पॉड इंस्टॉल कर दिया, यहाँ से बंद कर देते हैं और इसके फोल्डर पे चलते हैं जो एक फ़ाइल बनी होगी iOS के अंदर। ठीक है, वो फाइल बनती है ये, जो भी प्रोजेक्ट का नाम है वो .xc वर्क स्पेस ये है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये .x कोड प्रोजेक्ट है, ये ओपन नहीं करनी रहती हमें, ये ओपन करनी रहती है वर्क स्पेस वाली। ठीक है, तो यहाँ से ये तो ओपन हो रहा है, मैं इसे बंद कर देता हूँ यहाँ से। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो चुकी है आई थिंक, बट कोई नहीं,
10 से 12 वीडियोज़ के अंदर सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा। जो भी ज़रूरत है, एपीआईज़ कैसे लगाते हैं वो भी, फायरबेस कैसे यूज़ करते हैं वो भी, लोकल डेटाबेस कैसे करना है वो भी, ठीक है, ऐप के अंदर डेटा लोड कैसे कराना है, लोडिंग स्टाइल्स क्या रहेंगी, डायलॉग कैसे बनेंगे, बॉटम सीट, जो भी ज़रूरत होगी मैं करूँगा। बट क्या है कि इनिशियली सेटअप जो होता है ना प्रोजेक्ट का, उसमें ही टाइम लग जाता है। जब एक बार प्रोजेक्ट की स्क्रीन्स बनने लग जाएंगी, छोटी छोटी चीज़ें बनने लग जाएंगी, वो फिर टाइम लग जाएगा। बट ये ट्रस्ट करो कि मैं इतना बेसिक से बताऊँगा कि आप लोग बिल्कुल कोई भी ऐप इस सीरीज़ को देखने के बाद आपको ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं यूडमी का क्लोन बनाऊँ तो यूडमी का क्लोन, आप कोई भी चीज़ कोई भी ऐप बना सकते हो। बस क्या है कि जब भी मैं अलग अलग क्लोन्स की यूआई लेके आऊँगा, उसमें क्या पर्टिकुलर उसी क्लोन के लिए होगा, तो वो एक टाइम सेविंग चीज़ है कि भाई मुझे यूडमी का क्लोन बनाना है तो मैं यूडमी के डायरेक्टली वीडियो देख लेता हूँ, मैं सोचूंगा नहीं, सोचने वाला जो टाइम है वो चीज़ नहीं लगेगी इसमें, ठीक है। ये लोड हो जाए तो यार मैं क्या है आईफोन 13 सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं बंद करता हूँ, यहाँ से आईफोन 13 सेलेक्ट करता हूँ, बस ये रन हो जाए, इसको भी हटा देता हूँ, इसका कुछ काम नहीं हो रहा, हटा दो। और हम कोड पे चलते हैं फ़िलहाल, ठीक है। तो नेविगेशन है और रन नहीं हो रहा, तो चेक कैसे करें। वीडियो को पॉज कर देते हैं। तो मैंने वीडियो पॉज कर दिया था क्योंकि टाइम लग रहा था, और एंड्रॉयड का एमुलेटर मेमोरी की वजह से, कम मेमोरी की वजह से चल नहीं रहा, उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो फिलहाल आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने iOS का इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। iOS का अभी जो ये स्टार्टअप स्क्रीन दिख रही है वो बेसिक स्क्रीन है, जो हर फोल्डर के हर प्रोजेक्ट के अंदर जो app.js फाइल होती है वो यहाँ पे बनी होगी, मैं यहाँ पे ये रही, ठीक है। तो app.js ये फाइल है, ये फाइल के अंदर जो बेसिक कोड होता है एंट्री लेवल, वही कोड हमें यहाँ दिखाई देता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं क्या करूँगा, सारे कोड हटा दूँ, इस कोड की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सीधा सा फंडा अपना बनाएंगे कोड, और वो बनाएंगे कैसे, फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ करके, जो हमारे लिए ईजी है। अब मेरा क्या है कि जब मैं ऐप नेविगेटर मैंने बनाया यहाँ, ये इसके अंदर मुझे 2 स्क्रीन चाहिए थी, पहली स्क्रीन तो हो गई स्प्लैश, दूसरी मुझे चाहिए लॉगिन स्क्रीन। मैंने लॉगिन डाल दिया, अभी बनाई है कि नहीं वो देखते हैं। लॉगिन स्क्रीन अगर फ़िलहाल हमने लॉगिन स्क्रीन नहीं बनाई है तो मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन्स के अंदर एक फुल फाइल और डालता हूँ login.js, और सीधा सा फंडा वही RNFE डालते ही हमारा एक बेसिक लॉगिन के लिए फंक्शन क्रिएट हो जाएगा, स्क्रीन फंक्शन, ठीक है, जिससे एक नॉर्मल स्क्रीन बन गई। मैंने Ctrl+S करके सेव कर दिया। अगर सेव नहीं करेंगे तो वहाँ पे फिर से जब जाएंगे तो वहाँ इंपोर्ट होगी नहीं, क्योंकि उसे कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ मैंने डाल दिया लॉगिन, भाई देखो जब मैंने लॉगिन डाला और इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट में यहाँ दिखने लग गया, मतलब डायरेक्टली इंपोर्ट हो गया, ठीक है। लॉगिन बन गई। अब मुझे स्प्लैश पे गए हम, यहाँ गए, ठीक है। यहाँ पे हमने लॉगिन ऑलरेडी डाल ही रखा है, तो जब भी स्प्लैश स्क्रीन खुलेगी वो 3 सेकंड के बाद लॉगिन वाली स्क्रीन पर हमें लेके जाएगी। चलते हैं app.js में। यहाँ बेसिकली क्या करना, जब हमने ऐप नेविगेटर बना लिया तो हम ऐप नेविगेटर को ही तो कॉल करेंगे हर जगह, क्योंकि वही तो एक स्टैक है जहाँ पे सारी स्क्रीन्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो हम जो भी हमारी एंट्री लेवल की स्क्रीन है वो क्या है, हमारी app.js, तो इसके अंदर हमें ऐप नेविगेटर को कॉल कर लेना है। अब ये क्या करेगा, पूरे ऐप का जिम्मेदारी इसने ले लिया कि भाई सारी जिम्मेदारी मुझे दे दो, मैं सारी स्क्रीन्स को मैनेज करता हूँ। करते ही जैसे ही मैंने यहाँ नेविगेटर को मैनेज किया, ये रिफ्रेशिंग अभी दिखा रहा है, रिफ्रेश होने दो, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। देखा आपने लर्न रिएक्ट नेटिव जो हमने स्प्लैश स्क्रीन बनाई थी वो यहाँ पे वो आई 3 सेकंड के लिए, उसके बाद हमें इसने भेज दिया। यहाँ देखो कोने में लॉग इन सा दिख रहा है, वो दिख रहा है क्योंकि हमने जो लॉगिन बनाया है वो अभी उसका कुछ भी मैंने स्क्रीन का साइज़ डिसाइड नहीं किया कि वो जो कंटेनर है वो कैसा है। फ्लैक्स का मतलब क्या होता है, फ्लैक्स 1 मेन चीज़ ये है। फ्लैक्स 1 जब भी हम देते हैं ना, तो वो ये जो हमारी स्क्रीन होती है ना, ये फ्रेम, ये ऊपर वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला भी आता है फ्लैक्स का मतलब ये टोटल फ्लैक्स। बट
अभी क्या है कि iOS में क्या है कि iOS में इस टाइप के नोच वाली डिज़ाइन जो चलती है इसमें क्या कॉर्नर में रहता है। अगर इस कॉर्नर को बचाना है तो हमें सेफ़ एरिया देना पड़ेगा, इसको हम सेफ़ एरिया बोलते हैं, ठीक है। ये सेफ़ एरिया होती है, सेफ़ एरिया के अंदर ये डाल दो भाई। अगर iOS के अंदर, अगर एंड्रॉइड के अंदर कर रहे हो तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एंड्रॉइड के अंदर क्या है कि ज़्यादातर ऊपर ब्लैक रहता है और नीचे भी सेफ़ एरिया की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे भी बैक बटन और वो सारे हमारे मोबाइल के अंदर ही आ जाते हैं, ठीक है। तो भाई तब हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब देखो ये जब हम दे दिया तो भाई इसका साइज़ देना ही पड़ेगा कि फ्लैक्स 1 है ये। अगर फ्लैक्स 1 नहीं देंगे तो वो अपना खुद से जूम साइज करेगा नहीं, और हम जो भी दिखा रहे हैं वो दिखाएगा नहीं, ठीक है। फिर हम कहेंगे भाई क्यों नहीं दिख रहा। तो देखो अब देखो ये इस स्टेटस बार के नीचे दिख रहा है, मतलब ये सेफ़ एरिया है। इस एरिया में हम कुछ भी डिज़ाइन नहीं करेंगे जिससे वो डिज़ाइन कटे ना अलग फ़ोनों में, इसलिए हम यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो लॉगिन यहाँ से आ रहा है, अगर हम ये हटा देते तो वो यहाँ से चालू हो जाता। फिर हम क्या करते, कोई इमेज लगाते तो इस नोच की वजह से वो इमेज दिखती नहीं। बेसिकली हम कोई ऐसा बैनर लगाते जिसमें कुछ पर्सन मतलब कुछ इमेजेस हैं, कुछ ऐसी इमेजेस जो कटनी नहीं चाहिए वो सेंटर में आ रही, पर वो यहाँ कट रही है इस नोच की वजह से, इसलिए हम सेफ एरिया यूज़ करते हैं। फ़िलहाल हमें इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं लेना इस पर। हम क्या करते हैं, लॉगिन की डिज़ाइन बनानी थी, बट आज का वीडियो इतना है तो फ़िलहाल हम क्या करते हैं, लॉगिन पे तो आ ही गए तो बेसिक की एक डिज़ाइन देख लेते हैं लॉगिन की। हमने स्प्लैश बनाई थी, ठीक है, जिसमें हमने एक लर्न रिएक्ट नेटिव करके ये बना लिया था। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, ठीक है भाई। ये मैं कर चलता हूँ इधर, देखो फिर से दिखाता हूँ एक बार रिफ्रेश करके। मैंने रिफ्रेश करा, लर्न रिएक्ट नेटिव आया कुछ 3 सेकंड के लिए, उसके बाद हमें फिर से इसने भेज दिया लॉगिन स्क्रीन पर। लॉगिन स्क्रीन की बेसिक स्क्रीन बनाते हैं तो सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं टेक्स्ट इनपुट, क्योंकि भाई ये फिर से टाइम लेगा तो फिर मैं टाइम इतना देना नहीं है। टेक्स्ट इनपुट लेंगे और एक लेंगे बटन, क्योंकि भाई बटन के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं बेसिक बटन नहीं लूँगा, मैं टचेबल ऑपेसिटी लेता हूँ। क्यों लेता हूँ, क्योंकि इसका जो क्लिक इफ़ेक्ट है वो भी अच्छा लगता है कि एक एनिमेशन है छोटा सा, और अच्छा भी लगता है, मतलब थोड़ा सा शैडो इफ़ेक्ट भी इसके अंदर ऑटो रहता है, ठीक है। मैंने क्या करा, सबसे पहले तो हम जब भी कोई ऐप बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टाइटल डालते हैं भैया, उस ऐप का नाम कि किस ऐप के अंदर लॉगिन हो रहा है ये, तो लर्न रिएक्ट नेटिव, ठीक है भाई। ये लर्न रिएक्ट नेटिव आ रहा है कोने से, हमें चाहिए सेंटर में। अब सेंटर में चाहिए तो हम अगर यहाँ इस कंटेनर के अंदर सेंटर डालते हैं तो सारी चीज़ें सेंटर में चली जाएंगी, ठीक है। बट ये बात भी सही है, तो हम क्या करते हैं, जस्टिफाई। अब ये चीज़ में जस्टिफाई सेंटर क्यों ले रहा हूँ, ठीक है। जस्टिफाई सेंटर लिया तो ये वर्टिकल सेंटर में लेके जा रहा है, हमें क्या चाहिए, ये हॉरिजॉन्टल सेंटर में चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अलाइन कर दे रहे हैं, अलाइन आइटम्स, ठीक है। अब देखो ये जितने भी कंपोनेंट इस स्क्रीन पे देखेंगे इस व्यू के अंदर, वो सारे इस व्यू के अंदर सेंटर में रहेंगे और टॉप टू बॉटम रहेंगे, ठीक है। ये अभी इसका डायरेक्शन है इस यूआई का। फ़िलहाल हम करते हैं, एक तो मैंने ये ले लिया, अब मैं थोड़ा क्या करता हूँ, इसको स्टाइलिंग दे देता हूँ। इनलाइन ही चल रही है, मैं आपको स्टाइल सीट वाला अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। अभी इनलाइन ही यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा करना है, तो 20 मैंने यूज़ कर लिया। और जब हम रेस्पॉन्सिव वाली डिज़ाइन बनाएंगे तो उसमें मैं बताऊँगा फ़ॉन्ट साइज़ और सारी यूआई कैसे लेते हैं रेस्पॉन्सिव। फिलहाल मैं ये ले रहा हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ का मतलब टेक्स्ट का साइज़, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट मतलब ये थोड़ा सा मोटा रहेगा, थोड़ा सा हल्का रहेगा, पतला रहेगा, कैसा रहेगा, तो मैंने ये दे दिया। देखो थोड़ा सा ये मोटा सा दिखने लग गया। अब भाई थोड़ा सा ऊपर से नीचे कर लेते हैं इसको, क्योंकि टॉप पे बिल्कुल सटा हुआ है, तो मैं कब उसको 50 ले रहा हूँ हाइट। ये जो हम नॉर्मली हाइट ले रहे हैं ये पिक्सल वगैरह में कन्वर्ट होके जाती है, बट हर स्क्रीन के लिए अभी भी ये सही नहीं है, इसलिए हमें रिस्पॉन्सिव बनानी पड़ती है, ठीक है। बेसिकली होनी चाहिए बट नहीं है, तो ये ठीक है। अब मेरा लर्न रिएक्ट नेटिव के अंदर मेरे को लॉगिन स्क्रीन बनाते हैं। मैंने क्या करा, एक टेस्ट ले लिया फिर से, और मैं लिख ले रहा हूँ लॉगिन, ठीक है। देखो लॉगिन आया तो सेंटर में, पर इसका साइज़ बहुत छोटा आया और बिल्कुल सटा हुआ आया है लर्न रिएक्ट नेटिव से, ठीक है। मेरा को सबसे पहली चीज़ फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है। फ़ॉन्ट साइज़ को मैं 20 करना है, इसका 20 कर दिया, ठीक है। मार्जिन मतलब ऊपर से टॉप, ऊपर से मैं थोड़ा सा नीचे लाना है, तो मार्जिन टॉप का मतलब होता है ऊपर से गैप, ऊपर की साइड से गैप, ठीक है। तो मुझे 30 या 40 ले लो, मैंने 40 ले लिया, ठीक है। इसको भी हम फ़ॉन्ट वेट दे देते, जो मैंने अभी बताया था। फ़ॉन्ट वेट का मतलब हम क्या उसकी विड्थ रख रहे हैं, जो अक्षर बना हुआ है उस अक्षर की जो एक मोटाई होती है वो कितनी, मैं 800 ले लिया, ठीक है।
ये हो गया भाई, ये तो चलो हो गया, लॉगिन का टैग हो गया। अब लॉगिन है तो सबसे पहली चीज़ क्या रहती है, हमें ईमेल आईडी और पासवर्ड, दो चीज़ें लेते हैं बेसिकली। ठीक है, तो टेक्स्ट इनपुट एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम इनपुट करने, यूज़र जब भी कुछ एंटर करेगा वो टेक्स्ट इनपुट के अंदर करता है। ठीक है, लिखने वाली चीज़, इमेज वगैरह नहीं, वो अलग फंडा है, वो बताएंगे। ठीक है, ये देखो जब भी हम इस पर डाला और स्टाइल थोड़ा मैं विथ, क्या हो गया, टेस्ट इनपुट ऊपर ले रखा है कि नहीं, टेस्ट इनपुट ले रखा है, टेस्ट इनपुट। ठीक है, विथ 100% कर दो। 100% विथ का मतलब क्या होता है कि जितना बड़ा मोबाइल की स्क्रीन है ना उतना बड़ा। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, बॉर्डर विथ दे देता हूँ। बॉर्डर विथ का मतलब समझ रहे हो, इस जो टेक्स्ट इनपुट बना रहा है उसका एक बॉर्डर होगा वो। अब देखो अभी कहीं दिख रहा है, ये अब दिखने लग गया, क्योंकि बेसिकली जो डिफ़ॉल्ट कलर होता है वाइट होता है, वो दिख नहीं रहा उसमें देखो, तो इसलिए मैंने इसको दिया। मैं ये साइड से बंद कर लेता हूँ, थोड़ा स्पेस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ अब देखो ये दिखने लग गया। अब मैं इस पर देखो क्लिक करूँगा ना जब, और मैं लिखूँगा कुछ, आ रहा है ना लिख के। iOS में कीबोर्ड नहीं दिखता है। ठीक है भाई, नहीं तो बोलो कीबोर्ड तो दिख ही नहीं रहा क्लिक होने पे। iOS में नहीं दिखता, एंड्रॉयड का अगर होता है इमुलेटर तो उसमें दिखता है। ठीक है, तो बेसिकली ये यहाँ है। अब मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं पहले क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ दोनों को, जिससे हमें दो फील्ड बनाने, एक ईमेल का एक पासवर्ड का। ठीक है, प्लेस होल्डर एक ऐसा एक इसका प्रॉप है। हर एक कंपोनेंट जितने भी हम रिएक्ट नेविगेशन यूज़ करते हैं उसके अंदर जो भी हम वैल्यू पास करते हैं किसी की चीज़ के लिए, वो सारे प्रॉप्स होते हैं। प्रॉप मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, प्लेस होल्डर इसके अंदर में टेस्ट में देना है, एक में ईमेल आईडी डाल देते हैं। ठीक है भाई, देखने लग गया, देखो हल्का सा दिख रहा है ईमेल आईडी, और दूसरा हो गया पासवर्ड। अब थोड़ा सा इसको यूआई पे काम करना पड़ेगा। मैं यूआई पे काम करने का मतलब क्या है कि सबसे पहले देखो इसे लेफ़्ट से भी सटा है, राइट से भी सटा है, तो भाई इसकी मार्जिन टॉप लिया था ना मैंने, तो मार्जिन टॉप का मतलब क्या था, ऊपर से गैप। मार्जिन लेफ़्ट ले रहे हैं, लेफ़्ट मतलब लेफ़्ट साइड से गैप, तो हमें कितना लेना है, 30। ठीक है भाई, देखो 30 गैप हो गया, मेरे को 40 सही लग रहा है, 40। ठीक है, मैंने क्या करा, मेरे को राइट साइड से भी चाहिए, तो इक्वल लेंगे। ठीक है, 40 विथ 100% ले रखी है ना, इसलिए 90 कर दो। वो सॉरी, या ऐसे ही काम हो जाएगा, क्योंकि सेंटर में ऑलरेडी हम दिखा रहे हैं, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। कैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम विथ ही कम कर देंगे तो हमें मार्जिन की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा क्या अजीब सा लग रहा है, कॉर्नर जो है ना इसके शार्प है, ये रेडियस ले लेना। बॉर्डर रेडियस मतलब क्या, ये जो बॉर्डर बना हुआ है इसका रेडियस, कॉर्नर कितने लेने हैं, बॉर्डर रेडियस मैंने 10 ले लिया, 10 ले लिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्या मार्जिन टॉप कर देते, क्योंकि ये थोड़ा सा पहले टेस्ट में सटा हुआ है। ठीक है भाई, अब क्या देखो, जो ईमेल आईडी लिखा हुआ है ना वो बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ है, और इस कंटेनर के अंदर जब हम गैप बनाते हैं, एक तो कंटेनर के बाहर से गैप बनाना उसे मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, और कंटेनर के अंदर ही गैप बनाना उसको हम पैडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पैडिंग, ये कहाँ है, लेफ़्ट साइड में है ना, ईमेल जो लिखा हुआ है वो लेफ़्ट साइड में है, तो पैडिंग लेफ़्ट ले लेते हैं हम 15। अब देखो ईमेल आईडी को थोड़ा सा गैप मिल गया लेफ़्ट साइड से, वो सटा हुआ नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब सेम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये वाला हटा देता हूँ। ऊपर मैंने इतनी सारी कोडिंग करी रखी, तो टाइम बचाने के लिए सीधा उसको कॉपी एक बार पेस्ट कर दिया। ठीक है, देखो भाई ईमेल आईडी और पासवर्ड लिख के आ रहा है, मैं थोड़ा इसको चेंज कर देता हूँ, टेस्ट। ठीक है, देखो ईमेल आईडी पासवर्ड दोनों में एंटर होगी वैल्यूज़। अब देखो तीसरी चीज़ क्या है भाई, बटन बनाना था मैंने टचेबल ऑपोजिट लिया, तो मैंने आपको बताया था क्यों लिया था। इसको स्टाइल दे दो, सेम चीज़ अगर आप सेम दे दोगे ना, ये उठा के ये भी काम करेगा, क्योंकि बात तो वही है, इतनी भी हम इसकी ले रहे हैं एडिट टेक्स्ट की जो इनपुट है, और उतनी हाइट ले रहे हैं, उतनी हमें इसकी ज़रूरत है, हमें तो सेम ही यूआई बनानी है, सेम मतलब थोड़ा सा रखना है। ये ले लिया। अब देखो टचेबल ऑपेसिटी का अपना खुद का कोई कलर नहीं होता जब तक हम नहीं देते, तो मैंने क्या करा, ब्लू ले लिया फिलहाल, ब्लू कलर डार्क हो गया बट कोई नहीं, ग्रीन ले लेते हैं। अभी जो मैं लिख रहा हूँ ये कलर कुछ ही होते हैं जो RGB के अंदर आते हैं, जो 8 से 10 कलर होंगे वो लिखने से आ जाते हैं, उनकी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो वो भी नहीं आएगा, पर इसके अलावा कलर कोड्स ही यूज़ करने रहते हैं, हमें ऐसे कलर यूज़ नहीं करने रहते, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कुछ ही हैं।
ठीक है। तो फ़िलहाल मैं मुझे कुछ अलग से बनाना नहीं है, इसलिए मैंने ग्रीन यूज़ कर लिया, ठीक। पर इसका बॉर्डर रेडियस जैसे हम टेस्ट इनपुट में ले रहे थे, बॉर्डर रेडियस 10 ले रहे हैं, यहाँ पे भी ले लो, क्योंकि सेम ही दिखना चाहिए। डिस्टेंस और सब मार्जिन टॉप वगैरह 30 ले लिया। क्या है ना कि बटन की हाइट थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए इन टेस्ट इनपुट से, मैं थोड़ी सी ज़्यादा ले ली, ठीक है भाई। चलो ठीक है, मैंने क्या करा, एक टेस्ट इसके अंदर जो टचेबल ओपेसिटी एक बटन होता है, वो बटन क्या डायरेक्टली खुद बटन होता है, उसके अंदर हम डायरेक्टली टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। बट अगर हमें टचेबल ओपेसिटी लेनी है तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ जो होता है कंटेंट, वो हमें टेस्ट के अंदर देना पड़ता है, क्योंकि टचेबल ओपेसिटी एक कंटेनर है और उसके अंदर हमें चाइल्ड यूआई देनी पड़ती है, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो, जो भी। तो फिलहाल मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, लॉगिन नाम का टेक्स्ट। अब देखो लॉगिन आ रहा है, ये कंटेनर है, तो कंटेनर के अंदर हमें, मैंने बोला था ना, अलाइनमेंट सेट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट। अगर दोनों लेफ्ट राइट और टॉप टू बॉटम दोनों के सेंटर में चाहिए तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। इससे क्या होगा, इस कंटेनर के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो सेंटर में चली जाएंगी, चाहे वो टेस्ट हो चाहे इमेज हो, ठीक है भाई। देखो चला गया। अब मैं थोड़ा सा यूआई क्या कर लेता हूँ, जो टेस्ट है वो डिफ़ॉल्ट कलर हमेशा ब्लैक आता है नॉर्मल यूआई में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर जैसे थीम वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें क्या हम चेंज कर देते हैं कलर, डिफ़ॉल्ट कलर। बट क्या है, कभी हम कोई थीम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो नॉर्मल ब्लैक ही आता है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, अगर कलर कोड देखो, मैंने वहाँ वाइट लिखा था, यहाँ पे मैं मतलब ग्रीन लिखा था, मैं यहाँ वाइट लिख के कर सकता हूँ, क्योंकि वाइट डिफाइंड होता है, ठीक है, ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। बट मैं यहाँ पे कलर कोड ले रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आए कलर कोड कैसे लेने हैं। मैं यहाँ 3 के साथ भी आप ले सकते हो, पर ज़्यादातर जैसे जो सेम कलर होते हैं, जैसे 0000 6 डिजिट होगा, वो 3 में भी चल जाएगा, 000 में। बट क्या है कि हमेशा मैं हेक्सा यूज़ करनी है, तो हमेशा यहाँ पे 6 यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि जो आप कोड उठाओगे कहीं से वो 6 होगा। तो देखो एक ही यूआई बन गई। अब क्या करना है भाई, देखो थोड़ा सा अभी और इसको बेटर बनाना। अभी ये थोड़ा सा ऊपर की साइड अटका हुआ है, बाकी स्क्रीन्स में क्या करना है, मुझे पोगो खेलना है, तो यहाँ पे भी तो मुझे करना है यूआई। तो जब भी हम लॉगिन स्क्रीन बनाते हैं उसे सेंटर में रखते हैं। अब देखो सेंटर करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, इसको भी जस्टिफाई सेंटर, मैंने बताया था ना, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई सेंटर दोनों कर दोगे ना, तो जो उस व्यू के अंदर होगा वो सारा सेंटर में चला जाएगा। अब ये जो व्यू है, ये पेरेंट व्यू है, मतलब ये जो पूरा व्यू है ये पेरेंट व्यू है जो ऐप के अंदर है, ये पूरा व्यू। अब इसके अंदर मेरे को जितनी भी चीज़ें हैं वो सेंटर में रखनी है। अब वो डायरेक्शन हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है। तो डिफ़ॉल्ट जो है वो वर्टिकल है, और वर्टिकल के अंदर मुझे सारी चीज़ें सेंटर में लेनी, तो क्या है, रिएक्ट लर्न रिएक्ट सेंटर में जाएगा, फिर उसके नीचे लॉगिन सेंटर, ऐसे करके सेंटर में रहेगा, बट उसके नीचे जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन तो गायब तो होगी नहीं, ठीक है। तब जब कौन करोगे ना, तो इसको देखो इस सेंटर में ले आया। अब ये बेसिकली ज़्यादा सेंटर हो गया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा गैप बनाऊँगा। तो यहाँ पे भी जो टेस्ट लॉगिन यूज़ कर रहा था ना, इसके बीच में 40 का गैप था ना, मैं इसको 100 कर दूँगा। ये 100 हो गया, बड़ा हो गया 10 स्पीकर में सारा डिस्क स्पेस 11 से 12 GB रिकॉर्ड हुआ है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ तक ही वीडियो रखूँगा। इसके बाद अगले में बताएंगे हम अच्छे से डिज़ाइन बनाएंगे लॉगिन और साइनअप की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी क्या है कि हमारे जो बेसिक सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने क्या नाम है, राउटर नेविगेटर जो होता है वो बना लिया है, और स्प्लैश स्क्रीन से हम लॉगिन पे आ गए हैं। अब अगले में हम थोड़ा सा स्प्लैश स्क्रीन को अच्छे से बनाएंगे, लॉगिन साइनअप स्क्रीन अच्छे से बनाएंगे। सेटअप तो हो ही रखा है। उसके बाद बॉटम नेविगेशन स्क्रीन और अदर चीज़ें देखेंगे, कंपोनेंट बाद देखेंगे, तो सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी अगर आपको अच्छे लग रहे हैं हमारे वीडियोस तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको कुछ भी अगर इम्प्रूवमेंट्स करना है, सजेशन है, प्लीज़ कमेंट में बताइए, जिससे हम थोड़ा सा चेंज कर सकें, इम्प्रूवमेंट कर सकें। क्योंकि ये मेरे लिए नया है, प्लेटफॉर्म भी नया है, और मेरे लिए ये थोड़ा सा यूट्यूब पर वीडियो डालना भी नया है। तो प्लीज़ हेल्प एंड नीड सपोर्ट। थैंक यू।